हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की हमारी वीडियो होने वाली है अमेज़ॉन की पेमेंट रिकन्सिलेशन के बारे में। अमेज़ॉन पे पेमेंट रिकन्सिलेशन कैसे करें। हमने मीशो पे बनाया, हमने फ्लिपकार्ट पे बनाया है। आज हम एक वीडियो अमेज़ॉन पे बना रहे हैं। सिंपल सा तरीका है। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये मैं यूज़ करता हूँ। ज़रूरी नहीं है मेरा तरीका सही हो, आप ट्राई करो, आपको सही लगे तो फॉलो करो, नहीं लगे किसी और का तरीका लगे तो आप वो फॉलो कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मेरा तरीका 100% एक्यूरेट है। ये मेरा तरीका है, आपको अगर इस तरह निकालना है तो आप निकाल सकते हो। एक्यूरेसी कितना है, क्योंकि हम प्रॉपरली पूरा की पूरा डेटा अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म का ही यूज़ कर रहे हैं, तो एक्यूरेसी आप 95% मान के चलो। 5% हो सकता है गड़बड़ निकल सकती है। गड़बड़ उस केस में निकल सकती है कि वो दिखाते रिटर्न आ गया पर आपके पास आया नहीं है, उस सेंस में। बाकी उनके अकॉर्डिंगली जो उनके सिस्टम में स्टेटस अपडेटेड है उसके ऊपर हम सारा की सारा लेके चलेंगे। तो अब आपको हमारी कंप्यूटर स्क्रीन नज़र आएगी। तो दोस्तों ये मेरा एक डैशबोर्ड मैंने खोल रखा है, एक पैनल खोल रखा है। अब हमारे को क्या करना है, सबसे पहले तो जाना है हमारे को ऑर्डर्स रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। हम गए ऑर्डर्स के टैब में, 3 डॉट्स पे क्लिक करा, ऑर्डर्स के टैब में गए, यहाँ पे गए ऑर्डर्स रिपोर्ट के अंदर। अब यहाँ पे देखो आपको दो ऑप्शन आएगा, FBM फुलफिलमेंट बाई मर्चेंट ऑर्डर्स, फुलफिलमेंट बाई मर्चेंट अनशिप्ड ऑर्डर्स और ऑल ऑर्डर्स। हमारे को जाना ऑल ऑर्डर्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपका फुलफिलमेंट बाई मर्चेंट और फुलफिलमेंट बाई अमेजोन दोनों के ऑर्डर्स आते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है ऑर्डर डेट लास्ट, आपको किस टाइप की रिपोर्ट कब जनरेट करनी है। तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट डेट्स में जाएंगे, जिस तरह भी चल रहा है जनवरी। अभी मैं आपको बताना चाहूँ तो, क्योंकि मैं हर बारी कहता हूँ कि ऑर्डर्स को डिलीवर होने में 15 दिन तो लग जाते हैं लगभग। तो अगर मैं नवंबर का निकालना चाहूँ तो अब मैं दिसंबर का नहीं निकाल सकता, क्योंकि आज है 6 जनवरी और दिसंबर के ऑर्डर्स अभी तक डिलीवर नहीं होंगे। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए हम नवंबर का निकालते हैं, क्योंकि नवंबर में आपको सारा की सारा डेटा हो चुका होगा, डिलीवर्ड क्लियर हो गया होगा। तो मैंने यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर ली, 1 नवंबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक। अब यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट पे क्लिक करा। अब लिखा रहा है डाउनलोड रिपोर्ट सेक्शन विल रिफ्रेश्ड इन 1 सेकेंड। अभी 1 मिनट के अंदर आपका ये यहाँ पे बैच आईडी इनिशिएट हो गया। अभी यहाँ पे प्रोग्रेस में है, 1 मिनट वेट कीजिएगा और आपकी रिपोर्ट ये डाउनलोड के लिए हो जाएगी। देखो यहाँ पे आ गई हमारी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे। अभी आपको ये डाउनलोड मिलेगा नोटपैड फाइल में। अब हमारे को क्या करना है, सबसे पहले मैं एक यहाँ पे एक्सेल फाइल ओपन कर लेता हूँ। इसको नाम दे दूंगा मैं ऑर्डर्स अमेज़ॉन नवंबर ऑर्डर्स डेटा। ठीक है। अब हमारे को एक्सेल फाइल को ओपन करना है और जो हमारा नोटपैड डाउनलोड हुआ था, नोटपैड में देखो आपको इस तरह से दिखेगा। अब आप सोचोगे कि भाई ये कैसे करना है। कुछ नहीं करना, आपको दो चीज़ें करनी है। कंट्रोल A दबाना है, पूरा की पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल C दबाना है, कॉपी हो गया। आपको कॉपी करना तो राइट क्लिक करना और कुछ नहीं करना, कॉपी पे क्लिक करें। हम गए एक्सेल पे, आपको सबसे फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट करना है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो 1 पे, वहाँ पे जाके कंट्रोल V दबा देना है। बस हो गया आपका काम, और कुछ नहीं करना। अब ये हमने सारा की सारा डेटा अब हमारा एक्सेल के अंदर आ गया। सबसे ऊपर हमारा आ गया हेडलाइन, जिसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। देखो अमेज़ॉन ऑर्डर आईडी, उसके बाद है मर्चेंट आईडी। अगर मैं यहाँ पे सारा की सारा खोलूँ तो देखो सारा आ गया, अमेज़ॉन ऑर्डर आईडी, मर्चेंट आईडी, परचेज डेट, लास्ट अपडेट डेट, ऑर्डर स्टेटस, फुलफिलमेंट। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका एक फॉर्मेट तैयार करेंगे। तो हमारे को चाहिए ऑर्डर आईडी, उसके बाद मर्चेंट ऑर्डर आईडी हमारे को नहीं चाहिए, परचेज डेट नहीं चाहिए, ऑर्डर स्टेटस चाहिए। फुलफिलमेंट चैनल में देखो दोनों दिखा रहा है, मर्चेंट और अमेज़ॉन, तो FB और FBM दोनों आ गए। उसके बाद हमारे को शिपिंग स्टैंडर्ड, प्रोडक्ट नेम नहीं चाहिए, SKU चाहिए, एसिन हमारे को नहीं चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कि भैया क्या प्रोडक्ट किस SKU से है तो आप कर सकते हो, आइटम स्टेटस को हम हटा देंगे। क्वांटिटी चाहिए, करेंसी नहीं चाहिए। अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि भैया मेरे को सेल्स पे कितना टैक्स लगा, तो यहीं पे आएगा आइटम प्राइस और आइटम टैक्स, मतलब प्राइस के ऊपर इतना टैक्स लगा, और फाइनल इनवॉइस प्राइस यहाँ पे वो भी आएगा। यहाँ पे हमारे को जो है, हमारे को शिप स्टेट नहीं चाहिए, पोस्टल कोड नहीं चाहिए, प्रमोशन नहीं चाहिए, फॉल्स वगैरह नहीं चाहिए।
तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये ऑर्डर गया, मैं मैनेज ऑर्डर्स में जाते हैं, इनवॉइस चेक करते हैं। यहाँ पे गया, सर्च किया, देखो ये हमारा टैक्स था 16 रुपये 20 पैसे का। आइटम टोटल वैल्यू 340.20 रुपीज़। हमारा 16 रुपये 20 पैसे टैक्स है। आइटम सेल वैल्यू दिखा रहा है और इसमें टैक्स इतना लगा है वो भी दिखा रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या करना है, अगर आपको देखने की भैया टैक्स कितना लगा है तो आप देख सकते हो। यहाँ पे आइटम टैक्स आपको टोटल दिखा रहा है कि भैया कितना टैक्स आपकी सेल पे आपने कस्टमर से लिया है। आइटम प्राइस हटाना चाहे तो हम हटा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कैलकुलेट करना है कि इस महीने की सेल पे मैंने कितना टैक्स कलेक्ट किया है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। मैं क्वांटिटी को आगे कर देता हूँ, टैक्स को मैंने पीछे कर दिया। सबसे पहले हमारे को जाना है सॉर्टिंग पे और यहाँ पे एक सॉर्ट करना है ऑर्डर स्टेटस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो ये आ रहे हैं कैंसिल्ड ऑर्डर्स। कैंसिल्ड ऑर्डर हमारे को नहीं चाहिए क्योंकि जो ऑर्डर पिकअप ही नहीं हुआ तो वो कैंसिल्ड में चला जाएगा। एक बार ही हम चेक करेंगे भैया इस ऑर्डर पे कोई डबल एंट्री तो जनरेट नहीं हुई, और एक बार इसको हम ऑर्डर्स के टैब में जा करके सर्च करते हैं तो ये ऑर्डर दिखा रहा है कैंसिल्ड, इसका कोई भी डुप्लीकेट नहीं जनरेट हुआ। तो हमारे को क्या करना है, कैंसिल्ड की एंट्रीज मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि जो ऑर्डर पिकअप नहीं हुआ मेरे यहाँ से वो ऑटोमेटिकली कैंसिल में चला गया। अगर पिकअप होने के बाद कैंसिल होता तो वो आरटीओ में आता। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 2-3 तरीके की रह गई है। एक रह गई है शिप्ड, एक है डिलीवर्ड टू बायर, उसके बाद एक हमारे पास है रिटर्न टू सेलर। अब मैं आपको एक बारी तीनों का स्टेटस बता देता हूँ। एक मैंने शिफ्ट की एंट्री ली है ऑर्डर आईडी, एक बार इसका हम ऑर्डर स्टेटस चेक कर लेते हैं कि भैया इसका ऑर्डर स्टेटस क्या है। ऑर्डर स्टेटस है पेमेंट कंप्लीटेड। इसका मतलब ये ऑर्डर देखो एफबी के ऑर्डर हैं जो शिफ्ट में दिखा रहा है, इसका मतलब ये सारे के सारे कस्टमर को डिलीवर हो चुके हैं, इनमें से कोई भी रिटर्न नहीं है। उसके बाद है शिफ्ट डिलीवर टू बायर। एक बार इसका ऑर्डर आईडी चेक कर लेते हैं हम, क्या स्टेटस है इसका। ये भी कस्टमर को डिलीवर्ड है, ये फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट की तरफ से गया तो भी ये डिलीवर टू बायर है, तो इसका मतलब ये भी ऑर्डर सारे कस्टमर को डिलीवर हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगे कि भैया दोनों का अलग अलग मतलब है तो नहीं है। देखो ये सारे एसकेयू किसके हैं, एफबीए के हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट के हैं, क्योंकि हमने एसिन हटा दिया है। अब यहाँ पे आइटम टैक्स के आगे ये टैक्स क्यों नहीं दिखा रहा उसका मुझे नहीं पता कि भैया टैक्स ये क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये रिटर्न तो नहीं आया है। एक बार ही देखते हैं कि इसका इनवॉइस जनरेट क्यों नहीं हुआ, या हुआ तो होगा पर यहाँ पे हमारे को नहीं दिखा रहा। और किसी ऑर्डर का देखते हैं, यहाँ पे इसका शिपिंग 40 रुपीज़ दिखा रहा है पर इनवॉइस नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। चलो वो बाद में देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकल इशू है क्या है, तो इसको भी हम छोड़ते हैं। रुकिए अभी हम चेक कर रहे हैं, सॉरी एफबीए के अंदर चेक करना है, सॉरी माय बैड। एफबी के अंदर प्रिंट टैक्स इनवॉइस मेरे पास एक्सेस नहीं है, यूज़र एक्सेस नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं हम इसको, बाद में चेक करेंगे। अब ये मोटा मोटा जाते हैं डिलीवर टू बायर के अंदर। अब यहाँ पे ऑर्डर है लास्ट में पिक्ड अप, उसके बाद है रिटर्न टू सेलर। ये रिटर्न टू सेलर हमारे दोनों हो सकते हैं, कस्टमर रिटर्न और आरटीओ। अभी हम चेक करेंगे जब इसका पेमेंट के अकॉर्डिंग, जब पेमेंट आएगा तो हम चेक करेंगे कि भैया स्टेटस क्या है इन ऑर्डर्स का। ये अभी पिक्ड अप में ही दिखा रहा है। ट्रैकिंग आईडी क्या है इसका ऑर्डर का, पर ही चेक करें। पैकेज डिलेड इन ट्रांजिट, 28 नवंबर का ऑर्डर है, 5 दिसंबर हो गई है। एक बार ये ऑर्डर्स का मैं स्टेटस चेक कर लेता हूँ इसका कि प्रॉब्लम क्या है। पेमेंट आ गया है, चलो ठीक है।
तो हमारा एक ये बेसिक ऑर्डर का फॉर्मेट तो तैयार हो गया। हमारे पास दो स्टेटस हैं, शिप्ड है, उसके बाद शिप डिलीवर टू बायर, मतलब डिलीवर हो गए हैं। उसके बाद पिकड है, पिकड में ये भी मेरे ख्याल से पेमेंट इसका आ गया। इसको मैं करना चाहूँ तो डिलीवर टू बायर में कर सकता हूँ, या लॉस्ट होगा तो इसका क्लेम वगैरह आगे होगा। उसके बाद हमारे पास है रिटर्न टू सेलर, इसमें आरटीओ कस्टमर रिटर्न दोनों हो सकते हैं। तो इसका मैं येलो कलर से कर देता हूँ। तो ये हो गया मेरा। अब हमारे को क्या चाहिए, पेमेंट चाहिए। सबसे पहले हमारे को चाहिए SKU वाइज प्रोडक्ट का परचेजिंग। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ऑर्डर्स शीट का नवंबर 25, क्योंकि हम पेमेंट रिकंसिलेशन कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे एक और इसी फाइल में एक और शीट ऐड कर रहा हूँ। नीचे देखो प्लस का ऑप्शन आ रहा है एक्सेल के अंदर। SKU कॉपी किया मैंने पूरा की पूरा, यहाँ पे पेस्ट किया, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट। अब मैंने इसको एक बारी सेव कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पिवट टेबल डालूंगा, उससे क्या है रिपीटेड एंट्री सारी खत्म हो जाएंगी। देखो मैंने यहाँ पे SKU सिलेक्ट करा और रोज के अंदर इसको लिया, तो यहाँ पे अब ये जितने भी मेरे SKU डुप्लीकेट्स थे सब खत्म हो गए। यहाँ पे मैंने फिल्टर किया, ब्लैंक वाला मैंने हटा दिया ऑप्शन। तो भी सारे मेरे SKUs आ गए हैं। कुछ SKUs के मुझे प्राइस पता है तो मैं फटाफट फिल कर देता हूँ, कुछ के मैं रैंडम डाल दूंगा। तो अगर मैं देखूँ इसका तो 105 160 इसमें MOQ2 है तो 65, ये मैंने फटाफट डाल दिए। मैं यहाँ पे इसका आगे लिख देता हूँ परचेज प्राइस, और यहाँ पे मैं एक कॉलम ऐड कर देता हूँ, कलर ऐड कर दिया। तो ये मेरे SKU हैं, ये मेरे सारे परचेज प्राइस हैं। अब मेरे पास शीट 2 आ गई। शीट 1 का मैंने नाम दे दिया SKU लिस्ट। शीट 2 के अंदर मेरा जो है ये पिवट टेबल आ गई है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्वांटिटी के आगे मैं डालूंगा परचेज प्राइस। अब यहाँ पे हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप टैब। हमारे को SKU से मैच करना, हमने SKU सिलेक्ट करा, कोमा, उसके बाद शीट 2 पे गए, उसके बाद A B, उसके बाद कोमा, उसके बाद 2 डाला, रो 2 सिलेक्ट हो गई, उसके बाद कोमा, उसके बाद हमारे को चाहिए एग्जैक्ट मैच, टैब सिलेक्ट करा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। परचेज प्राइस हमारा आ गया कि हमने परचेज प्राइस ले लिया। अब हमारा क्या है, क्वांटिटी था, हम फाइनल परचेज प्राइस को फाइनल परचेज प्राइस एक और डालेंगे, फाइनल परचेज प्राइस। अब हम क्या करेंगे, परचेज प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी कस्टमर ने 2 या 3 क्वांटिटी ले रखी होंगी तो हमारा प्राइस उसके अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई हो जाएगा। जिस तरह अगर मैं देखूँ, यहाँ पे देखो एक कस्टमर ने 2 क्वांटिटी ऑर्डर करी थी, 120 की एक क्वांटिटी थी, तो 240 रुपीज़ मेरा इधर कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो गया। फाइनल परचेज प्राइस को मैं दूसरा कलर कर देता हूँ आप लोगों के रेफरेंस के लिए, ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब हम एक शीट डालेंगे यहाँ पे पेमेंट लिस्ट। ठीक है, अब हमारे को जाना है, पेमेंट्स का डेटा चाहिए, ऑर्डर्स का डेटा हमारा रेडी है, बेसिक फॉर्मेट। अब हम गए पेमेंट्स के अंदर, पेमेंट्स। अब यहाँ पे हमारे को जाना है ऑल स्टेटमेंट के अंदर। अभी मैं बल्क में नहीं जनरेट कर रहा डेटा, एक्शन टाइप में, सॉरी ट्रांजैक्शन व्यू के अंदर जाना है हमारे को। ट्रांजैक्शन व्यू के अंदर अकाउंट टाइप में ऑल चाहिए, प्रीपेड COD। अब क्योंकि मैं नवंबर का निकाल रहा हूँ तो मेरे को बैक डेट में जाना है 1 नवंबर से, और मैं जनरेट करूँगा 1 नवंबर से 10 नवंबर तक। यहाँ पे मैंने अपडेट किया, देखो यहाँ पे दिखा रहा है 167 एंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे हम इसको एक बारी में डाउनलोड मैक्सिमम 600 एंट्रीज कर सकते हैं। तो मैं डेट एक्सटेंड करके 1 से 10 नवंबर की जगह 17 नवंबर करता हूँ, तो ये हो गई 345 एंट्री। 17 की जगह 24 नवंबर करता हूँ तो 507। 24 की जगह मैंने 30 नवंबर करा तो 664, मैक्सिमम 600 डाउनलोड करेगा। तो मैं डेट करता हूँ 28, 625, मैंने 26 तारीख करी। अब 583, तो मैंने क्या करा, अब यहाँ पे देखो ये लिखा रहा है यू कैन
now use download button to generate report of the transaction as shown in the table. The report is limited to 600 transactions, तो मतलब 600 ट्रांजेक्शन तक ही आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अपडेट किया, ये 583 है, मैंने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करा। 1 नवंबर से लेके 26 नवंबर, क्योंकि मैं नवंबर का निकाल रहा हूँ। ये ट्रांजैक्शन की एंट्री जनरेट हुई। मैं कुछ नहीं करूँगा अभी, मैं सारा की सारा कॉपी किया और मेरी एक्सेल में ले जा करके मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखो ऊपर हेडलाइन आ गई, अभी इसको चलने देंगे। पहले हम सारा कॉपी पेस्ट करेंगे पूरा की पूरा। ये हमारी 584 एंट्रीज, इसको हम क्लोज कर देंगे, सेव कर दिया। अब 26 मैंने सिलेक्ट करी, तो मैं 26 दोबारा नहीं करूँगा, मेरे को 27 नवंबर से आगे करना है। 27 नवंबर से, अब क्योंकि हम नवंबर की निकाल रहे हो तो 15 दिसंबर तक मान के चलते पेमेंट आएगा। 15 दिन का साइकिल हमारा लगता है। तो 27 से अब हम देखते हैं 10 नवंबर तक कितनी एंट्रीज हैं। 10 दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक 355, 17 दिसंबर तक 388, 23 दिसंबर तक। क्योंकि ऑर्डर्स कम है इसीलिए जो है ये एंट्रीज काफ़ी लंबी डेट्स में आ रही हैं। 600 आ पा रही हैं। 25 दिसंबर, 27 दिसंबर 602, हम 26 दिसंबर लेते हैं तो ये होगी लास्ट में 564। ठीक है, हम यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड। 27 नवंबर से 26 दिसंबर, पूरे एक महीने की एंट्रीज में। अब हम क्या करेंगे, देखो ऊपर का कॉलम हमने ऑलरेडी ले लिया था तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट करा पूरा की पूरा, नीचे तक कंट्रोल C से कॉपी करा और इसके नीचे ले जा करके मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये मेरे को ज़रूरत नहीं है। अब ये मेरे पास उसी के अंदर आ गया पेमेंट लिस्ट में, जिसमें मेरा सब कुछ डेटा चल रहा है। अब देखो हमारे को क्या चाहिए, यहाँ पे हमारे को बेसिक क्या क्या डेट हमारे को अभी देखते हैं। सबसे पहले हमारे को अकाउंट टाइप नहीं चाहिए, ऑर्डर आईडी हमारे को चाहिए। उसके बाद हमारे को ये नहीं चाहिए, प्रोडक्ट डिटेल्स नहीं चाहिए। टोटल प्रोडक्ट चार्जेस हमारे को नहीं चाहिए, आप चाहो तो ले सकते हो पर मैं नहीं लूँगा। उसके बाद टोटल प्रमोशनल रिबेट, अमेज़ॉन फीस, अदर, और लास्ट में मुझे सिर्फ टोटल चाहिए। तो मेरे पास ट्रांजैक्शन स्टेटस के अंदर सारा रिलीज़ है, क्योंकि हम पुराना निकाल रहे हैं तो ट्रांजैक्शन स्टेटस मुझे नहीं चाहिए। डेट मुझे पता है तो मैं डेट नहीं लूँगा। अब मेरे पास क्या है, ट्रांजैक्शन टाइप, ऑर्डर आईडी और टोटल। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाएंगे कस्टम सॉर्ट पे, फिल्टर लगाएंगे ट्रांजैक्शन टाइप से A to Z। देखो यहाँ पे हमारे को दिखाएगा अमेज़ॉन चार्जेस कितने हैं, टोटल कितने लगे हैं। उसके बाद ये फुलफिलमेंट फीस कितनी लगी है, डेप्ट एडजस्टमेंट। अब क्योंकि डेप्ट एडजस्टमेंट में हमारे को ऑर्डर आईडी नहीं चाहिए और ये क्रॉस अकाउंट डेप्ट एडजस्टमेंट होता है, तो इसलिए हमारे को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रीपेड COD से ऑटो एडजस्ट होता है तो हमारे को इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं डेप्ट एडजस्टमेंट सारा की सारा डिलीट मार दूंगा। फुलफिलमेंट फ़ी रिफ़ंड चाहिए हमारे को, क्योंकि कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया होता है और रिफ़ंड होता है, तो रिफ़ंड फीस यहाँ पे है। उसके बाद इन्वेंट्री रिम्बर्समेंट, ये होता है FBA में, अगर आपका प्रोडक्ट डैमेज हो जाए तो आपको रिम्बर्समेंट मिलता है, वो है। तो हमारे को ऑर्डर आईडी के आगे पेमेंट आई हुई है। उसके बाद ऑर्डर्स की पेमेंट है, किस ऑर्डर की कितनी पेमेंट आई है। और नीचे जाते हैं, हमारे को देखते हैं यहाँ पे और क्या ऑप्शन मिलता है। अदर्स में आपके क्लेम आ गए कि आपको इस ऑर्डर के आगे कितना क्लेम मिला है। बाकी अदर्स में माइनस है, इसके आगे कोई भी जानकारी नहीं है, तो मैं इसको नहीं लूँगा, मैं इन सबको डिलीट मार दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता ये किस चीज़ के पैसे काटे हैं। तो मैं ये अदर में जहाँ पे पैसे कटे हैं ये मैं डिलीट कर दूंगा। जिसका मुझे डेटा मिल रहा है मैं सिर्फ उतना ही उठाऊंगा, तभी मैंने बोला ज़रूरी नहीं है सही हो। सर्विस फीस सारा हमारा एड्स का होता है, तो इसलिए हम इसको भी डिलीट मार देंगे, हमारे को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब हमारे पास पेमेंट का मोटा मोटा हिसाब आ गया, एक हमारा ट्रांजैक्शन टाइप आ गया, उसका आगे ऑर्डर आईडी आ गया और टोटल अमाउंट आ गया। अब क्योंकि हमको पता लग गया है कि भैया ट्रांजैक्शन किस टाइप का है, तो मेरे को अब ट्रांजैक्शन आईडी भी नहीं चाहिए। आप रखना चाहो रख सकते हो,
मैं ट्रांजैक्शन आईडी को अब डिलीट मार दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि प्लस में पेमेंट है माइनस में पेमेंट है क्या है। तो मैंने ट्रांजैक्शन आईडी भी डिलीट मार दिया। मेरे पास दो चीज़ें रह गई, ऑर्डर आईडी और उसके आगे मेरा अमाउंट, प्लस है माइनस है जो भी है यही है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने किया इंसर्ट और पिवट टेबल। अब मेरा जो पेमेंट शीट था इसका पिवट टेबल बनाएंगे। देखो रोज के अंदर आ गया ऑर्डर आईडी, टोटल को मैं ले जाऊंगा वैल्यूज के अंदर और इस पर सिलेक्ट करेंगे। देखो वैल्यू फील्ड सेटिंग्स आ गई, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, सम पे आएंगे। सम मतलब प्लस माइनस सब एडजस्ट करके टोटल कर देगा। ठीक है, अब हमारा ये देखो, अब हमारे पास शीट 4 के अंदर ये हमारा पूरा की पूरा हिसाब किताब आ गया। पेमेंट का देखेंगे, यहाँ पे कोई लास्ट में ब्लैंक है, ब्लैंक हटा देंगे, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी हमारे पास पेमेंट का एक एक ऑर्डर आईडी का पूरा हिसाब आ गया। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने फाइनल परचेज प्राइस था यहाँ पे हम बैंक सेटलमेंट का एक हमने यहाँ पे कॉलम बना दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप, टैब डाला। अब हमारे को किस पे चाहिए, ऑर्डर आईडी पे चाहिए। हमने ऑर्डर आईडी सिलेक्ट करा, कॉमा। अब हमारा शीट 4 गए, यहाँ पे हमने कॉलम ए सिलेक्ट करा, बी सिलेक्ट करा, उसके बाद कॉमा डाला। उसके बाद हमारा सेकंड कॉलम था बी जिसमें अमाउंट है, उसको हमने सिलेक्ट करा, एग्जैक्ट मैच करा, टैब दबाया और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अमाउंट हमारा आ गया। कुछ नहीं करना, बस इसी को हमारे को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है लास्ट तक। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप। अब यहाँ पे देखो बैंक सेटलमेंट, इस ऑर्डर के आगे एन ए आ गया, तो इसका मतलब इसने इसके अंदर इसकी एंट्री फाइंड नहीं करी है। एक बारी हम क्या करेंगे, जो हमारा शीट कहाँ गया, SKU लिस्ट, शीट पेमेंट लिस्ट, पेमेंट लिस्ट के अंदर इस ऑर्डर की यहाँ पे एंट्री नहीं है। एक बारी मैं बायर पोर्टल पे चेक करूँगा कि भैया यहाँ पे मैं सर्च ऑर्डर आईडी डाल करके सर्च करा, नहीं है। स्टेटमेंट व्यू यहाँ पे जा करके भी चेक करूँगा, इस ऑर्डर का कोई स्टेटस है, आ रहा है, नहीं आ रहा। इस ऑर्डर का कोई भी स्टेटस नहीं आ रहा। तो अभी इस ऑर्डर का क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो इसको मैं अभी हटाना चाहूँ तो डिलीट मार सकता हूँ, नहीं तो एक बारी में ऑर्डर आईडी जा करके ऑर्डर्स टैब में ऑर्डर्स, मैनेज ऑर्डर्स, देखिए भैया स्टेटस क्या है, NA आ रहा है इसके आगे। इसका मतलब इसका पेमेंट तो नहीं आया, पेमेंट कंप्लीट में दिखा रहा है। ओके, ये FBA का ऑर्डर रिमूवल है, ऑर्डर शिफ्ट में है, ये वापस आएगा और इसका कोई भी स्टेटस नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये FBA रिमूवल का ऑर्डर है। अब यहाँ पे हमारे को देखो एक चीज़ है, यहाँ पे हमारा पूरा की पूरा स्टेटस करेक्ट अपडेट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे गए, हम कस्टम सोर्ट पे गए, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे बैंक सेटलमेंट। बैंक सेटलमेंट में स्मॉल टू लार्जेस्ट। अब यहाँ पे क्या है, माइनस की एंट्री सबसे पहले आ गई। अभी जो डिलीवर टू बायर है जिनमें नेगेटिव पेमेंट आया, इसका मतलब ये सारे कस्टमर रिटर्न है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर रिटर्न का स्टेटस अपडेट नहीं हुआ ऑर्डर्स के शीट के अंदर। तो यहाँ पे शिफ्ट का स्टेटस मैं चेंज करके क्या कर दूंगा, कस्टमर रिटर्न, CUSTOMERRETURN, कस्टमर रिटर्न, ड्रैग एंड ड्रॉप, और इसका मैं कर दूंगा कलर चेंज। कलर चेंज मैंने डार्क कर दिया। अब यहाँ पे माइनस जो है 96 आया है। एक बार इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं कि भैया ऑर्डर का स्टेटस क्या है। मैनेज ऑर्डर्स में गए और एक बार इसका पेमेंट भी चेक करेंगे, माइनस में क्यों है। ये रिलीज है, COD का ऑर्डर है, ऑर्डर आईडी ये है, टोटल प्रोडक्ट चार्जेस 000। ये रिप्लेसमेंट का ऑर्डर है, तो इसका एक और एंट्री जनरेट हुआ होगा, नहीं हुआ है। एक बार ये देखेंगे टू ऑल ऑर्डर्स, तो ये रिप्लेसमेंट था, ओरिजिनल ऑर्डर ये था, ये कस्टमर रिटर्न आया होगा।
इसका भी स्टेटस नहीं है क्योंकि ये अक्टूबर का ऑर्डर है, इसका रिप्लेसमेंट नवंबर में गया है। ठीक है, तो अक्टूबर में कस्टमर रिटर्न की एंट्री में इसका स्टेटस अपडेट हो जाएगा। तो हमारे को ये है कस्टमर रिटर्न हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया। अब इस ऑर्डर के आगे एक और यहाँ पे -76 का पेमेंट आया है, तो एक बारी और चेक करेंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा भैया लोग आपको मैनुअल चेक करना पड़ेगा सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। देखो ये भी रिप्लेसमेंट लग रहा है, ये भी यस, ये भी रिप्लेसमेंट है। ये नवंबर की नवंबर में रिप्लेसमेंट है, तो इसकी डबल एंट्री है नहीं है। ऑर्डर आईडी चेंज हुआ है, रुको, तो हम पुराना ऑर्डर आईडी लेंगे। कस्टमर रिटर्न, क्योंकि अब ये कस्टमर रिटर्न रिप्लेसमेंट है तो इसकी एंट्री डबल आएगी। डबल तो नहीं आएगी क्योंकि ऑर्डर आईडी बदल गया, तो उसके हिसाब से हर बारी एंट्री है। अगर फ्लिपकार्ट पे डबल एंट्रीज हो जाती है, मीशो पे डबल एंट्रीज हो जाती है, सेम ही ऑर्डर आईडी आता है। अमेजोन की अच्छी बात ये इन्होंने डबल एंट्रीज कर रखी है। तो यहाँ पे मैं रिप्लेसमेंट कस्टमर रिटर्न या रिप्लेसमेंट मेंशन कर दूंगा। इसको मैंने दूसरा कलर दे देते हैं, कोई डार्क कलर दे देते हैं, पता रहेगा भैया रिप्लेसमेंट है। इसमें भी -76 हुए हैं, ये भी रिप्लेसमेंट ले लेते हैं। और ये 96 वाला भी हमारा रिप्लेसमेंट है, तो चलो इसको रिप्लेसमेंट में डाल देते हैं। मैं बाकी सारे ऑर्डर जिसमें -132 हैं वो सारे हम कस्टमर रिटर्न पकड़ के चलते हैं। कस्टमर रिटर्न है, उसके बाद देखो जिस पे आपका सिर्फ 0.4, ये सिर्फ होता है आपका TDS। जिस पे आपका TDS कटा हो इसका मतलब ये सिर्फ RTO है। तो यहाँ पे आपको शिफ्ट के स्टेटस को यहाँ पे चेंज करके RTO मेंशन कर दो। और जिस तरह हमारा यहाँ से यहाँ तक है, तो ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, RTO हमारा स्टेटस अपडेट हो गया। ये हमारा RTO हो गया। शिफ्ट टू बायर, उसके बाद सारा पॉजिटिव एंट्री ही है। ठीक है, तो हमारे को स्टेटस ऐसे देख के बताना है क्योंकि ऑर्डर्स के अंदर हमारा स्टेटस अपडेट नहीं होता। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पे ऑर्डर्स कितने हैं महीने के, ये 323 ऑर्डर हैं। तो आप इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम वेस्ट करूँ। बाकी ज़्यादा भी ऑर्डर्स होंगे तो भी 5-10 मिनट ऊपर ही जाएगा। एक बार आपको ऑर्डर का स्टेटस ऐसे चेक करना आ गया, बहुत ईजी है। ऑर्डर आईडी डालो, ऑर्डर स्टेप के अंदर, पेमेंट स्टेप के अंदर देखो पेमेंट माइनस है प्लस है। अब जिस तरह की हमारे को पता है भैया कस्टमर रिटर्न है, तो यहाँ पे हम परचेज प्राइस माइनस कर देंगे। ठीक है, कस्टमर रिटर्न परचेज प्राइस माइनस, और रिप्लेसमेंट में प्रोडक्ट कॉस्ट डालेंगे यस, क्योंकि हमारा पहले वाला माइनस होगा क्योंकि ये रिप्लेसमेंट है, तो यहाँ प्रोडक्ट गया, पहले वाले में तो प्रोडक्ट वापस आ गया। तो कस्टमर रिटर्न तक हम प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस कर देंगे। अगर क्लेम लिया होता तो ये अमाउंट माइनस की जगह प्लस में होता है, यहाँ पर -40 -50 रुपये होता है। जिस तरह -70-80 है, तो अगर आपने क्लेम लिया होता तो कुछ पॉजिटिव अमाउंट आता, तो यहाँ पे -20 रुपये, -30 रुपये, या फिर आपका प्लस में 50 रुपये, प्लस में 60 रुपये, वैसे कुछ आता। तो आप उसको ऑर्डर आईडी डाल करके चेक करते कि भैया इतना कम पेमेंट क्यों है, तो आपको पता चलता कि उसका क्लेम मिला है। तो आप जब क्लेम मिलता है तो प्रोडक्ट कॉस्ट हमारे को पूरा लेना पड़ता है। अब यहाँ पे RTO है, RTO भी हम प्रोडक्ट को 0 कर देंगे क्योंकि ये माल बिका नहीं, वापस आ गया, तो प्रोडक्ट कॉस्ट हमारा हो गया 0। अब हम फिर से जाएंगे बैंक सेटलमेंट पे, कस्टम सॉर्ट करेंगे और करेंगे यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस A to Z। अब हमारा ऑर्डर स्टेटस पूरा की पूरा आ गया है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है भैया, यहाँ पे हम P&L का एक और कॉलम बना लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, बैंक सेटलमेंट में मैं एक कलर और डाल देता हूँ, लाइट कलर। ये बैंक सेटलमेंट में डाल दिया मैंने। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को मैं लाइट ग्रीन कलर से कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता रहे। अब हमारे को क्या करना है भैया, बैंक सेटलमेंट को सेम टू सेम ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाना है। उसके बाद बैंक सेटलमेंट माइनस आपका फाइनल परचेज प्राइस इज इक्वल टू करना है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, देखो इज इक्वल टू बैंक सेटलमेंट माइनस फाइनल परचेज प्राइस, जो कि यहाँ पे था 0। इसको ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जिस तरह 96 रुपीज़ था, इसमें से हमने -45 करा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे आ गया -141। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करा तो आपका ये बैंक सेटलमेंट से हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट अब माइनस हो गया।
ये हमारा टोटल एंट्रीज आ गया है। अब यहाँ पे मैं सबको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऑटो सम करूँगा तो भैया ऑटो सम में मेरा ऊपर से नीचे तक दिखा देगा मेरा मेरा कितना प्रॉफिट आया आफ्टर डिडक्टिंग प्रोडक्ट कॉस्ट। ये सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट है, हमने बैंक सेटलमेंट कितना है उसमें से प्रोडक्ट का कॉस्ट माइनस किया है। अब मेन चीज़ आती है, इसके बाद सबसे पहली चीज़ आती है पैकिंग कॉस्ट माइनस करना है। यहाँ पे मैं पैकिंग कॉस्ट माइनस कर देता हूँ। पैकिंग कॉस्ट क्योंकि मेरे 324 ऑर्डर हैं, 324 इंटू मैं 5 रुपये लेके चलता हूँ एवरेज, तो 324 को 5 से मल्टीप्लाई करा 1620 रुपये आ गया, -1620 1620 रुपये। यहाँ पे मैंने किया ऑटो सम, अब मेरे हो गए 24,926 रुपये। 24,926 रुपये। अब मेरे को यहाँ पे क्या माइनस करना है, यहाँ पे मुझे माइनस करना है अब एड्स का कॉस्ट। यहाँ पे मेरा एड्स कॉस्ट आएगा। अब ऐड कॉस्ट कैसे देखना है भैया, ऐड कॉस्ट देखने का सिंपल तरीका है, अपना जाना है रिपोर्ट्स के अंदर और यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के अंदर जाना है, सेलर फीस इनवॉइस में जाना है। देखो फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, यहाँ पे आपको दिखाएगा प्रोडक्ट एड्स वैट इनवॉइस। हमारे को नवंबर का देखना है तो हमारा दिसंबर में जनरेट नवंबर की 30 तारीख को जनरेट हुआ क्योंकि हम नवंबर का निकाल रहे हैं। ये रहा प्रोडक्ट एड्स वैट इनवॉइस 30 नवंबर को जनरेट हुआ है। तो हमारा नवंबर का एड कॉस्ट कितना है, -54,000 रुपये की एडवर्टीजमेंट करी है नवंबर में। तो हम यहाँ पे हम ऐड कॉस्ट कितना आ गया हमारा 54,000 रुपये का। प्रॉफिट है 24,000 का, ऐड कॉस्ट है 54,000 की, तो माइनस करेंगे प्रॉफिट में से 54,776 माइनस यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि प्लस माइनस एडजस्ट करना है हमारे को, तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ये हमने किया ऑटो सम। अब ये हमारा माइनस कितना आ गया, नुकसान कितना निकला हमारा, ग्रीन कलर करते हैं भैया, 30,000 रुपये का घाटा हो गया। तो ये हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर प्रोडक्ट कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट एंड मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग कॉस्ट ऐड कॉस्ट आप डाल सकते हो। तो कितने का नुकसान हुआ भैया, इस महीने नवंबर के महीने में हमने उठाया 30,000 रुपये का नुकसान। अब ये मत बोलना 30,000 का नुकसान हो गया, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। इनका जो प्रोडक्ट है वो है बेबी कैटेगरी, बेबी कैटेगरी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। प्राइमरी प्रोडक्ट बेबी डायपर्स का है, मार्जिन बहुत लिमिटेड है, मार्केटिंग कॉस्ट बहुत महंगा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए। बेबी डायपर्स की कैटेगरी में करोड़ों में इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये नुकसान कुछ नहीं है। तो 90% स्टार्टअप करोड़ों रुपए नुकसान उठाते हैं, तो ये कुछ भी नहीं है। अब बंद कर दिया है, अब जनवरी तक डाइपर्स काम लगभग 99% बंद कर दिया। ठीक है, तो ये फिर भी बहुत कम नुकसान है डाइपर की कैटेगरी में। अगर आपको डाइपर की कैटेगरी में काम करना है, महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए नुकसान पकड़ के चलना। अगर अमेजोन पे आपको दिन के 10 से 20 ऑर्डर की एवरेज चाहिए तो भैया इतना नुकसान आएगा, क्योंकि मार्जिन नहीं है, ये होलसेलर हैं, ऑनलाइन बेचने के लिए आए थे, नुकसान हो गया क्योंकि मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए डायरेक्ट अब आपको क्या है, ऑर्डर स्टेटस मिल गया, SKU मिल गया, परचेज प्राइस डाल दिया हमने और बैंक सेटलमेंट डाल दिया। क्योंकि यहाँ पे टैक्स की हमारे को प्रॉपर नहीं है डिटेल, तो यहाँ से मैं टैक्स नहीं ले पाऊंगा। फ्लिपकार्ट में ऑप्शन आता है, फ्लिपकार्ट में साथ के साथ मीशो में भी यहाँ से आप उठा सकते हो, पर क्योंकि FBA वाले ऑर्डर्स में टैक्स का इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा। सपोज करो ये RTO वाले में टैक्स में 0 कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे को टैक्स नहीं चाहिए। ये FBA वाले ऑर्डर्स में टैक्स नहीं दिखा रहा, सिर्फ फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट वाले के अंदर दिखा रहा है। तो आप जो है GST रिपोर्ट को प्रेफर कर सकते हो। ये सिर्फ हम प्रॉफिट एंड लॉस के लिए ऑर्डर की डेटा के ऊपर बना रहे हैं। GST रिपोर्ट आप प्रेफर कर सकते हो, रिपोर्ट्स टैब में डाल जा करके B2C रिपोर्ट्स में, वहाँ से GST रिपोर्ट के ऊपर आप टैक्स के लिए देखना चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकल गया, 95% एक्यूरेसी है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे, देखो टोटल ऑर्डर्स, अगर अब हम यहाँ पे देखते हैं भाई टोटल ऑर्डर्स कितने हैं, 323, 323, 24 किस लिए, क्योंकि एक ऊपर हेडलाइन है।
ठीक है, अब हमारा शिप्ड डिलीवर टू बायर फाइंड ऑल में 217 एंट्री है, तो यहाँ पे शिप्ड डिलीवर टू बायर में 217 एंट्रीज हैं। इसको हम कलर कर देते हैं। उसके बाद हमारा शिप्ड फाइंड ऑल करा 289 एंट्रीज हैं, 289। उसके बाद आरटीओ फाइंड ऑल 19, आरटीओ में 19 एंट्रीज हैं। कस्टमर रिटर्न फाइंड ऑल 13, कस्टमर रिटर्न हुई 13। उसके बाद हमारी रिप्लेसमेंट की 3 एंट्री है, रिप्लेसमेंट की 3। तो मैं शिफ्ट में डिलीवर टू बायर में दोनों को प्लस कर देता हूँ। तो ये 217 प्लस 289, तो ये हो गए 506, 506। इसको मैंने डिलीट कर दिया। एक बारी टोटल करेंगे, कुछ तो गड़बड़ हो गई यार, टोटल ऑर्डर ही कम है, शिफ्ट में कैसे ज़्यादा आ गए, है ना। फाइंड ऑल 218, रुको मैं देखूँ क्या गड़बड़ आई है हमारी, प्लस माइनस में टोटल है 288 288। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑटो सम किया, 323 और 333, क्या गड़बड़ आ गई। कस्टमर रिटर्न की एंट्रीज हैं 13, रिप्लेसमेंट की 3, आरटीओ की 19। कस्टमर रिटर्न 13, रिप्लेसमेंट 3, 323 टोटल। तो हमारे बैठ गए भैया कितने ऑर्डर, 323 में से 323 मैच हो गए। अगर हमारे को परसेंटेज निकालना तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज 288 इंटू 100 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय टोटल ऑर्डर्स 323, 89% डिलीवरी रेट आ गया। इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 19 इंटू 100 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 323, तो आरटीओ कितना आ गया, 5% आ गया। इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 13 इंटू 100 ब्रैकेट क्लोज इन डिवाइड बाई 323, 8 कस्टमर रिटर्न कितना हमारा 4% है। इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 3 इंटू 100 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 323, 0.9% का रिप्लेसमेंट। अगर हम यहाँ पे सबको ऑटो सम करेंगे तो 100 आ गया, परसेंटेज ऑफ द ऑर्डर्स डेटा। ठीक है, इसको मैं कलर कर देता हूँ, इसको मैं राउंड थोड़ा सा कर देता हूँ आपके इजी के लिए। तो हमारे 89% ऑर्डर डिलीवर हुए हैं कस्टमर्स को, 5.8% आरटीओ आए हैं, 4.02% कस्टमर रिटर्न आया है, जो कि बहुत कम है। एवरेज हमारा कस्टमर रिटर्न का 200 रुपये लगता है, 198 का नुकसान होता है, हम 200 मानते हैं। 200 को अगर मैं इनटू करूं कितने ऑर्डर से, 13, क्योंकि 13 कस्टमर आए हैं, तो ये हो गए 2600 रुपये। 2600 रुपये अगर मैं डिवाइड करूं 288 से, तो एक ऑर्डर पे एवरेज कस्टमर रिटर्न कॉस्ट मेरे को कितना आया, 9.02, विच इज़ 9 रुपीज़ मान करके चलते हैं हम। तो एक ऑर्डर पे एवरेज रिटर्न कॉस्ट का हमारा खर्चा कितना बैठा, मात्र 9 रुपये। इतना लो रिटर्न कॉस्ट क्यों आ रहा है, कस्टमर रिटर्न इतना कम क्यों है, क्योंकि ये बेबी कैटेगरी है, बच्चों की कैटेगरी में रिटर्न्स कम आता है, स्पेशली बच्चों के टॉयज़ में, बच्चों के छोटे बच्चों के बिल्कुल 1 से 2 साल 3 साल तक के बच्चों के प्रोडक्ट्स के अंदर रिटर्न बहुत कम आता है, अगर आप क्वालिटी अच्छा बेचोगे। पर प्रॉब्लम ये है इस कैटेगरी में मार्जिन्स ही नहीं है, बहुत लो मार्जिन्स है, बहुत लो मार्जिन्स है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो ये 30-40 रुपए का मार्जिन है मात्र, सारा की सारा, उससे ज़्यादा का मार्जिन नहीं है। अब ये देखो एक प्रोडक्ट है हमारा डाइपर का, ये हमारा कस्टमर ने 5 क्वांटिटी मंगाया था,
₹300 का प्रोडक्ट था, इसका पेमेंट ही ₹105 आया है बस। डिस्काउंट कस्टमर को बहुत ज़्यादा मिल गया। काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जहाँ पे हमारे को सिर्फ ₹13 का प्रॉफिट हुआ है। देखो इस डाइपर में ₹13 का प्रॉफिट हुआ है। और देखो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं जिनमें तो पेमेंट ही नेगेटिव आता है। ₹250 माइनस हुआ इस प्रोडक्ट में। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट ही ये ₹500 आया है, पेमेंट 247 है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने SKU में प्राइसिंग गलत डाला है। अगर मैं एक बारी SKU में जाऊँ, इन्वेंट्री में, मैनेज ऑल इन्वेंट्री, क्योंकि मैंने थोड़े रैंडम प्राइस डाल दिए थे। अच्छा ये एक पीस का है यार, SKU शीट 4, तो ये ₹65 हो गया, मैंने ₹250 डाला था। रुको, अब प्रॉफिट एंड लॉस की गणित चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। इसका मैं SKU अगर अपडेट करूँ, ये 4 पीस का है तो यहाँ पे चेंज हो गया। रुको, 125 इंटू 2 ₹250, इसका ₹250 हो गया। वहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा सारा की सारा सिस्टम। MOQ2 इसका देखिए क्या है, अरे यार SKU का प्राइस ये है 2 पीस का 120, इसका बिल्कुल ठीक है। तो अब देखिए हमारा अब अमाउंट सही हो गया, पर देखो डाइपर में ज़्यादातर नुकसान ही हुआ है। अब हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 24,000 का। 30,000 से वो मेरा SKU को मैंने रैंडम प्राइसिंग ले लिया था, बाकी 2 में ही ठीक है। तो हमारा नुकसान कितना हुआ, 25,000 मान के चलते हैं। इस महीने का नुकसान हुआ हमारे को लगभग 25,000 रुपये का। और मेजरली जो हमारा नुकसान हुआ है वो सारा डाइपर के अंदर हुआ है, क्योंकि डाइपर के अंदर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एक्सट्रीमली हाई है। ₹300 मिनिमम पड़ता है, मार्जिन ₹50 का। तो इसी वजह से हमारा ऐड कॉस्ट हमेशा हाई जाता है। 54,000 का ऐड कॉस्ट आया है। ठीक है भाई लोग, तो ये आपका हो गया पूरा की पूरा अमेजोन का प्रॉफिट एंड लॉस, PNL, पेमेंट रिकंसिलेशन, सब कुछ इसके अंदर आ गया। अब ये देखो एक डाइपर कस्टमर ने रिटर्न करा, माइनस ₹538 हुए हैं। क्योंकि क्या होता है जब रिटर्न आता है तो उस केस में सारा खोल करके जो 2 किलो 3 किलो का आना था उसको 15 किलो का बनाते हैं और 15 किलो में ठोकते जाते हैं पैसे डाइपर के अंदर। तो इस तरह लॉजिस्टिक बहुत हाई ज़्यादा लगता है। अभी इसमें क्लोबैक के चार्जेस नहीं है, क्योंकि क्लोबैक होता है 2-2.5 महीने बाद, तो उसके जितने भी लॉजिस्टिक के एक्स्ट्रा होंगे वो पता नहीं हो होंगे। तो 30,000 ही पकड़ के चलो, कमाया तो कुछ नहीं भाई, जेब से ही गया। ठीक है भाई लोग, ये थी हमारी वीडियो अमेजोन के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। आई होप कि आपको सारा वीडियो समझ आ गया होगा। बस प्रॉब्लम है यहाँ पे आइटम टैक्स का, टैक्स यहाँ पे सही नहीं मिल रहा, तो उसके लिए आप GST रिपोर्ट रेफर करो। GST रिपोर्ट पे ही ट्राई करो, वहाँ पे सेल्स पे देख करके सेल्स रिटर्न माइनस कर दो, आपके पास सारा रिटर्न हट जाएगा, नेट सेल्स होगा उसका टैक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा बेसिक तरीका है। एक ही हमने पूरी की पूरी शीट में ऑर्डर, पेमेंट, SKU और 2 पिवट टेबल, एक SKU का पिवट टेबल और एक हमने बनाया है पेमेंट्स का पिवट टेबल। पेमेंट की रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करनी है वो भी मैंने आपको बताया है। हमारे को जाना है पेमेंट के अंदर, टैब के अंदर, और वहाँ पर पे ऑल स्टेटमेंट के अंदर जाना है, फिर से ट्रांजैक्शन व्यू के अंदर जाना है। यहाँ पे अकाउंट टाइप के अंदर ऑल स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। फ्रॉम टू में कस्टम डेट रेंज सिलेक्ट करनी है और मैक्सिमम 600 एंट्री ही आप एक टाइम पे डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज आपको बल्क डाउनलोड करना तो आपको 24 घंटा वेट करना पड़ेगा। उससे बढ़िया 2 मिनट में फटाफट करके आप डाउनलोड कर लो और इस तरह अपना काम निकाल सकते हो। तो भाई लोग ये था प्रॉफिट एंड लॉस। कोई भी क्वेश्चन हो, पेमेंट रिकंसिलिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस, कमेंट करो। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करो। अगर आप नहीं निकालना चाह रहे, आपके पास टाइम नहीं है, आप बोलो भाई कोई और निकाल दे, तो भाई निकाल देगा। मात्र ₹500 प्रति महीने में। फिर आपको फ्लिपकार्ट का निकालना हो, मीशो का निकालना हो, अमेजोन का निकालना हो, किसी भी एक प्लेटफॉर्म का निकाल लो। एक महीने की फीस ₹500 है बस, और ज़्यादा नहीं है। फिर आपके चाहे 500 ऑर्डर हो, 5,000 हो या 50,000 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसी तरीके से पूरा की पूरा आपको पेमेंट रिकंसिलिएशन होके मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। अगर आप SKU ID का हमारे को परचेज प्राइस बता दोगे तो हम प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका निकाल देंगे। सिंपल तरीका है, ईजी टू अंडरस्टैंड है। आपको सारा की सारा डेटा मिल जाएगा, कितना शिफ्ट हुआ, कितना RTO हो, कितना कस्टमर रिटर्न हो, कितना रिप्लेसमेंट आया और कितने % में आया है, वो भी आपको पता चल जाएगा, आपके पूरे के पूरे महीने का हिसाब किताब।
तो भाई लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर देना और हाइप का बटन दबाना मत भूलना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू।